फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे Zoom प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about the organelles, about different parts of the cell. So first of all we are going to discuss about the cell wall. So जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में, तो हम लोगों ने इसमें एक डिफरेंस ये भी पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल सेल्स हैं, उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है। while in the case of plants because they need some extra support, some extra care, तो उनके अंदर एक एडिशनल बाउंड्री होती है, एक उस जिसको हम लोग सेल वॉल का नाम देते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल जो है इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स व्हाइल इट इज प्रेजेंट इन ओनली द प्लांट सेल्स। ठीक है, अगर डिफरेंस की बात की जाए तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द आउटर मोस्ट बाउंड्री और इज in most of the plant cells is the cell wall. The cell wall of the plant is different from that of prokaryotes both in structure and chemical composition. जो plant cells की cell wall है वो prokaryotes की cell wall से different है, structure में भी और उसकी composition भी उनसे different है। और जो सेल वॉल है इट इज सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल। जो सेल वॉल है वो कहाँ से सेक्रेटेड होती है? इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सो व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? जब हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को आपस में कंबाइन करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इट इज रिटन हियर। ठीक है, सो इट्स थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट। इसकी जो थिकनेस है वो प्लांट के डिफरेंट सेल में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इट इज कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। सेकेंडली जो है ये जो है सेल वॉल ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, 3 लेयर्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी वॉल, सेकंड इज द मिडल लेमेला एंड थर्ड इज द सेकेंडरी वॉल। अब आपको पता है कि मिडल लेमेला का जो नाम है वहीं से आपको पता चल रहा है कि इट इज प्रेजेंट इन समवेयर मिडल। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा ड्रॉ करके, लाइक दिस इज द 3 लेयर्स। ठीक है, जिसमें से एक हमारे पास प्राइमरी होगी, एक हमारे पास मिडल लेमेला होगी और एक हमारे पास सेकेंडरी होगी। तो ये बेसिकली सेल वॉल है कंप्लीटली। ठीक है, सो अब आगे पढ़ लेते हैं। लेट मी रेज दिस। ठीक है, so the middle labella is first to be formed in between the primary walls of the neighboring cell. अच्छा, it is also said कि जो middle labella है ना वो सबसे पहले ही आई थी। ठीक है, सबसे पहले इवॉल्व हुई थी, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल की डेवलपमेंट होती है। तो ये लिखा हुआ है कि जो मिडल लेमेला है इज फर्स्ट टू बी फॉर्म इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स। ठीक है, ये सबसे पहले आई थी, सबसे पहले बनी थी बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। सो द प्राइमरी वॉल इज कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो प्राइमरी वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है? इट इज कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड सम डिपोजिशंस ऑफ पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। तो इसके आगे कंपोजिशन की बात की गई है। प्राइमरी वॉल की बताई गई है कि उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो पैक्टिन और हेमीसेलुलोज के भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास है, सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। जो सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो फिगर 4.6 है, लाइक इट इज प्रेजेंट इन दिस फॉर्म। लेट मी शो यू। ये आप लोग डायग्राम तो देख रहे हैं, इट इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डायग्राम, क्रिस क्रॉस लाइक दिस। ठीक है, इस फॉर्म में जो है ना ये सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स जो है इस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, cellulose molecules are arranged in crisscross arrangement. So the primary wall is a true wall. primary wall को जो है वो true wall कहा जाता है and it develops in newly growing cell, और ये develop होती है जो new growing cells होते हैं ना उनके अंदर। ठीक है, while the secondary wall is formed on its inner surface. अब आपको पता है सबसे पहले मिडल लेमेला की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, सबसे पहले क्या हमारे पास आई? मिडल लेमेला। उसके बाद जो है वो प्राइमरी वॉल बनती है जो कि बिल्कुल आउटर मोस्ट होगी। ठीक है, उसके फिर बाद में जो मिडल लेमेला है उसके इनर साइड पे जो है वो हमारे पास सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, मिडल लेमेला है ये वाली, जो उसकी आउटर वाली है ना बाहर की तरफ जो है वो होगी हमारे पास प्राइमरी, और जो इनर साइड पे है दैट इज द सेकेंडरी वॉल।
सो हम कहाँ पे थे जी? द प्राइमरी वॉल इज अ ट्रू वॉल एंड डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स व्हाइल द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन इन इट्स इनर सरफेस, ठीक है, सेल की इनर सरफेस को फेस करेगी वो सेकेंडरी वॉल इज कंपैरेटिवली थिक एंड रिजिड, और जो सेकेंडरी है वो क्या होती है, कंपैरेटिवली थिक होती है उन दोनों के निस्बत, ठीक है, मिडल में मिला और प्राइमरी की निस्बत थिक होती है और रिजिड होती है। So chemically it is composed of inorganic salts, silica, waxes, cutin and lignin etc. जो हमने पहले प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन पढ़ी, उसके अंदर सेलुलोज होते हैं और कुछ डेपोजिशन हेमिसेलुलोज पेक्टिन के, और सेकेंडरी वॉल के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी वॉल की जो कंपोजिशन है उसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सिलिका प्रेजेंट होता है, वैक्सेस, क्यूटिन एंड लिग्निन एक्सेट्रा, ये चीज़ें जो हैं ये इसमें प्रेजेंट होती हैं। सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन बताएगी है। सेकेंड, प्रोकैरियोट सेल वॉल लैक्स सेलुलोज, इट्स स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन। फंगल सेल वॉल कंटेन्स काइटिन। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो सेल वॉल्स है उनकी कंपोजिशन टोटली डिफरेंट है, ठीक है। जैसे हमने अभी प्लांट सेल की बात की कि इसके अंदर जो है वो सेलुलोज इसका जो है मेन कंपोनेंट है, ये बात हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे जो बात की गई है कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल है ना, उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो क्या है हमारे पास, वो है पेप्टिडोग्लाइकेन लाइक इन सम बैक्टीरियाज, ठीक है। और जो फंगल सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, उसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है, इट कंटेन्स काइटिन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों, कि फंगल सेल वॉल जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, व्हाइल व्हाट इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट सेल वॉल। नेक्स्ट, सेल वॉल के फंक्शन की बात की गई है थोड़ी सी, कि सेल वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल वॉल जो है वो बहुत जरूरी है। इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल, सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है एंड कीप्स इट रिजिड, और उसको सख्त सा एक स्ट्रॉन्ग सा बनाकर रखती है, ठीक है। इट डज नॉट सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू द मटीरियल्स पासिंग थ्रू इट, और ये एक्ट नहीं करती बैरियर्स के, एक्ट एज, इट डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है। इट मेंटेन्स बेसिकली द स्ट्रक्चर और प्रोवाइड करती है सेल को प्रोटेक्शन, लेकिन इसके जो है ना सब्सटेंसेस की मूवमेंट में कोई रोल नहीं है, ये लाइन लास्ट पे लिखी गई है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेल वॉल। नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? ओके, साइटोप्लाज्म, आपको पता है साइटो एज द वर्ड साइटो, साइटो का क्या मतलब होता है, साइटो मीन्स सेल, और प्लाज्म का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, बेसिकली सेल के अंदर प्रेजेंट जो भी फ्लूइड है उसकी बात की गई है, उसको हम सेल साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। द लिविंग कंटेंट्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। द टू collectively form protoplasm. Cytoplasm consists of an aqueous ground substance containing a variety of cell organelles and other inclusions such as insoluble waste and storage products. अब साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, एक हमने इसके अंदर ऊपर भी प्रोटोप्लाज्म की बात की गई थी कि प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या है। प्रोटोप्लाज्म हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म, इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब जितने भी हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, सेल की ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनेलीज जितनी भी हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके अंदर और भी कुछ चीजें प्रेजेंट होती है लाइक इनसोल्यूबल वेस्ट और सम स्टोरेज प्रोडक्ट्स। और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ, लाइक दिस इज सपोज आर प्लांट सेल, ठीक है, इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस, राइट। बाकी जो इसके अंदर जो फ्लूइड टाइप मटेरियल होगा, तो यहाँ पे ड्रॉ करना इज क्वाइट डिफिकल्ट बट लेट मी डू, ओके। तो ये जो फ्लूइड पोर्शन है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर इर्द गिर्द और सेल वॉल के अंदर, ये सारा जो है इसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। It is completely cardless, that fluid is cardless cytoplasm. So the soluble part of the cytoplasm is the cytosol. जो उसका soluble part है उसको हम क्या बोलते हैं, cytosol. It forms the ground substance of the cytoplasm. जैसे मैंने आपको भी बताया कि जितनी भी ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, वो किस में प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। केमिकली इट इज अबाउट 90% ऑफ वाटर, केमिकली जो है इसके अंदर 90% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ये एक सॉल्यूशन बनाता है जिसके अंदर जो है जितने भी फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं लाइफ के लिए वो प्रेजेंट होते हैं।
इन दी साइटोसोल में बेसिकली फिर क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस में फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और जो आयंस हैं मिलके क्या बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब इसके अंदर क्या उन्होंने बताया कि साइटोप्लाज्म में 90% वाटर है, ठीक है। अब जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस है वो मिलके क्या बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। मींस ट्रू सॉल्यूशन एक बनाते हैं और एक हमने नीचे पढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। लेट मी हाईलाइट दैट, एक हमारे पास उन्होंने क्या बताया है, ट्रू सॉल्यूशन, एक उन्होंने क्या बताया है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो साइटोसोल में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो क्या बनाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे साइटोसोल में प्रेजेंट वो बनाएंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। सो कोलॉइडल सॉल्यूशन में बी अ सोल। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो एक सोल होगा, ठीक है, सोल की तरह का होगा, जिसको जो कि नॉन डिस्कस होगा। और जो दूसरा है सोल मींस या फिर जेल टाइप सा, ठीक है। आगे है पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर ऑफन लाइक अ जेल। जो सेल्स के पेरिफेरल पार्ट्स हैं वो जो है दे आल्सो एक्ट लाइक अ जेल। Next we have the most important function of the cytoplasm is to act as a storehouse of vital chemicals। अब साइटोप्लाज्म का जो है वो मेन फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन या मेजर रोल क्या है कि ये एक्ट करता है एज अ स्टोर हाउस, डिफरेंट केमिकल्स की स्टोरेज का काम करता है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट इज ऑल्सो अ साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस के भी जो एंजाइम है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस है या अदर इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। Second, in living cells, the cytoplasm contains several cell organelles such as endoplasmic reticulum। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट या सेवरल सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म, ठीक है। द फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेलिस, जो फ्रीली फ्लोट करते हैं सेल ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, move about in cytoplasm due to cytoplasmic streaming movement. This is also called as एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब एक्टिव मैस मूवमेंट क्या है साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना कुछ ऑर्गेनेलिस जो है वो फ्रीली मूव कर रही हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बेसिकली एक वाइब्रेशन मूवमेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसके थ्रू जो है ऑर्गेनेलिस जो है वो मूव करती हैं, जिसको हम एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली हमारे पास क्या है, एज इट्स नेम इंडिकेट, एंडो मींस इनर, इनसाइड, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज बेसिकली द नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ठीक है। सो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स इज सीन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया तो इट इज बेसिकली द नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट इज एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। These channels are often continuous with plasma membrane and also appear in contact with the न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो चैनल्स हैं ये या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर इनको जो है इन कॉन्टैक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी देखा गया, ठीक है। न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके साथ भी इसको देखा गया, या तो ये वहां प्रेजेंट होते हैं, आइदर इट इज प्रेजेंट देयर और इट कैन बी अटैच्ड टू द इन कॉन्टैक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस एंटायर सिस्टम ऑफ चैनल्स इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जितना भी सिस्टम है चैनल्स का इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट मे बी अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इट मे बी एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। These membranes are varies widely in appearance from cell to cell, ठीक है। ये भी जो membranes हैं ये different cell to cell इनकी appearance change होगी, different होगी। The material present in this channel is separated from cytoplasmic material by the spherical or tubular membranes called as cisternae। ये जो चैनल्स हैं इसका जो एक चैनल है उसकी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट कंटेन्स द मटेरियल्स जो कि सेपरेट होता है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से। आपको पता है साइटोप्लाज्म में भी हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी वहीं पर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। तो जो इनका मटीरियल है आपस में उसको कौन सेपरेट आउट करता है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की बेस पे जो है साइटोप्लाज्मिक का मटेरियल इससे सेपरेट होता है और इसका मटेरियल एक इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन में होता है जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। देयर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं।
एक जो है हमारे पास उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक बोलते रेटिकुलम कहेंगे, जिसको हम RER भी बोलते हैं, और सेकंड वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम SER भी बोलते हैं। सो टू हमारे पास फॉर्म्स है इसकी, रफ फॉर्म्स विद अटैच्ड राइबोसोम्स एंड स्मूथ फॉर्म्स विदाउट राइबोसोम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ हमारे पास राइबोसोम्स अटैच होंगे, ठीक है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलेंगे इट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज राइबोसोम्स की जो अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, उनकी जो अपीयरेंस है वो थोड़ी सी रफली हो जाती है, ठीक है, स्मूथ नहीं रहती, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक बोलते हैं, रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स के प्रेजेंस नहीं होती, राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तो जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, जिसकी बेस पे हम इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऊपर वाले को बिकॉज उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है, उसके साथ प्रेजेंट नहीं होते, उसके अंदर उसके साथ अटैच होते हैं, उसकी अटैच होने की वजह से उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये हमने पढ़ लिया, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब जो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है वो बेसिकली है ही क्या, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स आर आइदर स्टोर्ड in the cytoplasm or exported out of the cell throughout these channels। सिंथेसिस के बाद ये जो प्रोटीन है ये साइटोप्लाज्म में या तो स्टोर रहती है या फिर एक्सपोर्ट कर दी जाती है आउट ऑफ द सेल, ठीक है, इन चैनल्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके क्या फंक्शन है, बेसिकली ये हेल्प करता है, बेसिकली इट आल्सो इन्वॉल्व्स इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड की मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है, ठीक है। सेकेंडली ये डिटॉक्सिफिकेशन में इसका बहुत अच्छा रोल है, लाइक मीन्स दैट कि ये रिमूवल करता है टॉक्सिन्स की from our body, transmission of nerve impulse, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। The smooth endoplasmic reticulum helps in metabolism of number of different types of molecules, particularly lipid metabolism में involve होता है different types के molecules की, लेकिन particularly specifically किसका नाम लिया गया यहाँ पर, lipids का। तो हम कह सकते हैं that it is involved in the lipid metabolism, while it may be responsible for the metabolism of some other type of molecules। They also helps to detoxify the harmful drugs, और ये हेल्पफुल होता है हार्मफुल ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में, मीन्स इसका डिटॉक्सिफिकेशन में रोल है। इन सम सेल्स, कुछ सेल्स में क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। कुछ सेल्स के अंदर SCR में क्या SCR क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के, लाइक मसल सेल्स और नर्व सेल्स में। In addition, SCR also plays an important role in the transport of material from one part of the cell to other। इसका ट्रांसपोर्टेशन में भी रोल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम also provides mechanical support to the cell so that its shape is maintained। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है सेल को, और जब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो ऑब्वियसली उसकी सेल की मेंटेनेंस में भी इसका रोल है। तो हमने इसके अंदर इसके फंक्शंस जो है वो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अदर जो है वो सेपरेटली डिस्कस किए, जिसमें वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व था, वाइल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके भी काफ़ी सारे फंक्शंस हमने पढ़े, 4 to 5 फंक्शंस हमने उसके यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। ये डायग्राम है, इसमें देखें ये देखिए इसमें जिसके साथ इसमें डॉट डॉट आपको ये नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, ये राइबोसोम्स बेसिकली अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये वाला पोर्शन देख लें, इसके अंदर कोई राइबोसोम्स इसमें अटैच नहीं है, तो ऑब्वियसली इसकी सरफेस भी स्मूथ है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, इसको हमने क्या नाम दिया है, इट इज द सिस्टर्नी, जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। और इसका जो इनर पोर्शन है उसको हमने क्या कहा है, सिस्टर्नल स्पेस। ये मैंने आपको अभी बताया कि दीज आर दी राइबोसोम्स, ठीक है, जो ब्लू कलर के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर आपको हमने इसको पढ़ा था कि इट इज अटैच विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मींस इसके इनसाइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है स्मॉल पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसको हम लोगों ने किसका नाम दिया है, न्यूक्लियर पोर्स का नाम दे रहे हैं। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में। यस, राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सेल कंटेन्स मैनी टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज राइबोसोम्स। सेल जो है उसके अंदर काफी टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हमने राइबोसोम्स का नाम दिया, ठीक है। पहले
1955 जो कि पहला पर्सन था जिसने इनके बारे में इसको स्टडी किया था। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ एन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है उसके अंदर क्या होता है, इक्वल अमाउंट में आरएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी बोलते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में क्या होता है, इक्वल अमाउंट में हमारे पास आरएनए भी प्रेजेंट होता है उनके राइबोसोम्स में, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात की गई है, और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है जिसको फिर हम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरएनए और प्रोटीन उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। So the RNA present in ribosomes is called as ribosomal RNA। हमने पिछले लेक्चर में जब हमने टाइप्स पढ़ी थी आरएनए की तब भी हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो जब आरएनए जो है वो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द राइबोसोमल आरएनए। ओके, राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। राइबोसोम्स जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइदर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज टाइनी ग्रैन्यूल्स। अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने उसमें ये भी पढ़ा था अभी के उसके सरफेस के साथ जो है समटाइम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया कि जो राइबोसोम्स है वो टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। समटाइम्स जो ये फ्रीली जो है ना ये डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच्ड होते हैं एज अ टाइनी ग्रैन्यूल्स। ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट। जितने भी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं बोथ हैव टू सब यूनिट्स, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की पहले बात कर लेते हैं। एक हम इसके अंदर दो सब यूनिट्स होते हैं, वन इज द स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, एंड द सेकंड इज द लार्जर सब यूनिट। द लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 60s, ठीक है, S is Swedberg unit used in ultracentrifugation, while smaller subunit at 40s. Two subunits are attached with each other, forms 80s particles. This attachment is controlled by presence of magnesium ions. The ribosomes are attached. खैर पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके सब यूनिट्स को। उन्होंने बताया कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है इसके दो सब यूनिट होते हैं, ठीक है। एक लार्जर सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट कौन सा होता है, 60s का होता है, और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। स्मॉलर सब यूनिट कौन सा होता है, 40s का सब यूनिट होता है, ठीक है। तो कंबाइन इनको क्या करके हमारे पास कितने एस का पार्टिकल बनता है, 80s का पार्टिकल बनता है। अब बच्चे ये कहते हैं कि एक तो 60s है एक 40s है, सो इट मस्ट बी 90s, सो वाई इट इज 80s, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये दो सब यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो इनका एक जो एस है वो छुप जाता है, ठीक है, हिडन होता है, दैट्स वाई हम उसको काउंट नहीं करते। लेकिन जब उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक जो है वो 60s का और एक 40s का, लेकिन हम उसको कंबाइन जब इस तरह देखते हैं तो फिर हम उसको 80s ही बोलते हैं, ठीक है। और एस की बात की गई है, एस इज द स्वेडबर्ग यूनिट इन सेंट्रीफ्यूगेशन। बेसिकली एस जो है एक साइंटिस्ट था स्वेडबर्ग, ठीक है, जिसने इनको जो है सेडिमेंटेशन रेट पे सेपरेट आउट किया था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में। हमने पहले लेक्चर्स के अंदर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में भी डिस्कस किया कि सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसके अंदर हम इनको स्पिन करवाते हैं तो फिर डेंसिटी की बेस पे जो है ये मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। और स्वेडबर्ग उसका नाम भी था, दैट्स व्हाई उसने इसको यूनिट भी एस का ही यूनिट दे दिया, ठीक है। सो दिस अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। अब ये कहा गया कि ये जो है ना ये अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, राइबोसोम ये सब यूनिट, ठीक है, राइबोसोम्स के सब यूनिट 60s एंड 40s ये अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर। किसकी मदद से ये अटैच होते हैं सब यूनिट्स उसके साथ, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयंस जो है उसका क्या रोल है, ये बेसिकली अटैचमेंट करवाते हैं सब यूनिट्स की, राइबोसोमल सब यूनिट्स की मैसेंजर आरएनए के ऊपर। The ribosomes are attached to the messenger RNA through small ribosomal subunit, ठीक है। ये बात की गई है कि जो राइबोसोम्स है वो मैसेंजर आरएनए पे कैसे अटैच होते हैं, स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट के थ्रू। a group of ribosome attached to the messenger RNA is called as polysome। जब एक ग्रुप जो है राइबोसोम्स का अटैच हो जाता है मैसेंजर आरएनए पे उसको हम पॉलीसोम का नाम देते हैं, which is present in the figure 4.8 में बताया गया। ये देखें ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, दिस इज बेसिकली द मैसेंजर आरएनए जो लाइन हमें शो की गई है।
उसके साथ जो है ना ये यूनिट्स अटैच किए गए। राइबोसोम का जो उसकी जो शेप है वो है भी कुछ इस टाइप की, ठीक है, ये लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, और यही जो शेप है ये यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है, इस वाली डायग्राम में फिगर 4.8 में। अब ये मैसेंजर आरएनए, इसका 1 इज द 5 प्राइम एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड। इसके साथ जो है ये इनकमिंग राइबोसोमल सब यूनिट्स आकर अटैच होते हैं, और मैग्नीशियम आयन जो है वो हेल्पफुल होते हैं इनकी अटैचमेंट के अंदर, ठीक है, जिसको हम कंप्लीट इन सबको क्या बोलेंगे, पॉलीसोम बोलेंगे। जब ये आके अटैच करते हैं तो क्या होती है हमारे पास आगे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मींस ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। New ribosomes are assembled in the nucleus of the nucleus from where they are transported to the cytoplasm. अब राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन जो है वो होती है न्यूक्लियोलस में, ठीक है, जहाँ से फिर मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि न्यूक्लियोलस में ये देखें, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, इट हैव द न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, ये स्मॉल पोर्स है जिसके थ्रू फिर क्या होता है राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, इट कम्स आउट टू दी साइटोप्लाज्म विच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म, ठीक है, वहां से फिर न्यूक्लियर पोर्स में से कहां पर आ जाते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन में ऊपर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी कि यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी फॉर्मेशन, इनकी सिंथेसिस, राइबोसोम्स की बेसिकली सिंथेसिस कहाँ पर होती है, इट इज अकर्स इन द न्यूक्लियोलस। द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज द न्यूक्लियोलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। while that of the protein synthesis is ribosome। अब जो राइबोसोम है वो कहाँ पर बनते हैं, वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाते हैं, वो राइबोसोम्स करवाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोल्जी ऑपरेटर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। Okay, so let's discuss some important objectives and short questions. So our first objective is cytoplasm is about dash water। मैंने जब आपको पढ़ाया था साइटोप्लाज्म के बारे में, मैंने आपको तभी बताया था कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो इसका ए ऑप्शन है 90%, बी ऑप्शन 80%, सी ऑप्शन 20% एंड द लास्ट ऑप्शन है 60%। मीन्स के साइटोप्लाज्म में कितने परसेंट जो है वो पानी प्रेजेंट होता है, तो हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में 90% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द A1। सेकेंड है हमारे पास द प्राइमरी सेल वॉल इज कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड डैश। हमने सेल वॉल की कंपोजिशन में देखा था कि उसके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, वन इज द प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लेमेला। तो हमने इसमें ये पढ़ा था कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड, तो ये अपने ऑप्शंस में से हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज लिग्निन, सेकंड इज काइटिन, थर्ड इज क्यूटिन एंड द लास्ट वन इज पेक्टिन। तो पेक्टिन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेल वॉल की जो कंपोजिशन है उसके अंदर सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द D1। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड ऑब्जेक्टिव, इन प्रोकैरियोट्स द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोट्स की किन से मिलकर, किस कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट इज सेलुलोज, ठीक है, सेकंड इज हेमीसेलुलोज, थर्ड इज काइटिन एंड द लास्ट वन इज पेप्टिडोग्लाइकेन्स। तो हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाइक मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। फोर्थ वन वी हैव द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जो फंगल सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्यूटिन, सेकंड इज काइटिन, थर्ड इज लिग्निन एंड डी ऑप्शन इज सिलिका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था हमने पढ़ा था दैट इज द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन सॉरी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आप लोग को अभी भी क्लियर हो गया होगा कि जो सेल वॉल है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट तरह की है, लाइक प्लांट्स की जो है उसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, जो प्रोकैरियोट्स की है उसकी सेल वॉल जो है वो किसी और लाइक पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है, और जो फंगल सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी है, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव हमारे पास है डैश इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। डैश आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सा ऑर्गेनेली है सेल का, ठीक है, किसके अंदर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, या कौन रिस्पॉन्सिबल है जो कि सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। फर्स्ट इज लाइसोसोम, सेकंड इज साइटोप्लाज्म, थर्ड इज राइबोसोम्स एंड द लास्ट वन इज गोल्जी बॉडीज। तो हमने डिटेल में पढ़ा कि जो राइबोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं।
फर्स्ट इज गिव 3 फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 3 फंक्शंस बताएं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। फर्स्ट इज दी सिंथेसिस। अच्छा, हम लोगों ने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी तो हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अलग डिस्कस किए थे फंक्शंस, ठीक है। जब मैं जैसे भी ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन था वो प्रोटीन सिंथेसिस में था, ठीक है। वाइल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके जो है हमने काफ़ी सारे फंक्शंस डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूछा गया है, ठीक है। अगर रफ का पूछा जाए तो आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, अगर स्मूथ का पूछा जाए तो आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो इसका जो सेंसेस ऑफ लिपिड है पहला हमने लिखा दैट द SCRs मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड आल्सो इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ सम अदर पार्टिकल्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो इसका पॉइंट है, फंक्शन है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। दे आल्सो हेल्प्स इन टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स, ठीक है। हार्मफुल ड्रग्स या टॉक्सिन्स का रिमूवल करवाता है हमारी बॉडी के अंदर से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन करवाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस लाइक इन मसल सेल्स और नर्व सेल्स। यहाँ पे 3 फंक्शंस पूछेंगे, अगर ज़्यादा पूछे जाए या अगर स्पेसिफाई ना किया जाए तो आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है डिस्कस द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस को डिस्कस करें, उसके फंक्शंस के बारे में बताएं। तो फर्स्ट जो हमारे पास है, सेल वॉल प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप एंड सपोर्ट टू दी सेल एंड कीप्स इट रिजिड। यहाँ पे सपोर्ट आएगा, ठीक है, यहाँ फिर एंड आएगा ही नहीं, ठीक है, ये गलती से मेरे से हो गया। So cell wall provides a definite shape to the cell and keeps it rigid. तो जो सेकंड हमारे पास है वो क्या है, सेल वॉल प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ फॉर द इंडिविजुअल सेल्स एंड द प्लांट एज अ होल। और ये सेल वॉल क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल सेल को या फिर प्लांट को एज अ होल। थर्ड इसका है, इट डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू द मटेरियल पासिंग थ्रू इट। जब सेल वॉल जो है ये आउटर मेम्ब्रेन तो है लेकिन ये बैरियर के तौर पे एक्ट नहीं करती, मीन्स के मटेरियल जो है वो इसके अंदर से इजीली पास आउट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।